बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान उस वक्त रजीम और अदलिया ने एक खुफिया साजिश तैयार की थी कि किस तरह इमरान खान को 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक इक़्तिदार में रखना है। अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे, और फिर हाई कोर्ट से जजों को कुछ इस तरतीब के साथ सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया कि इस बात का भी तयन हो गया कि जनाब अगले 10 सालों तक, यानी 2031 तक, किस दौर में कौन साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और चुन चुन के लोग ले जाए गए। हम ख्याल जजेस जो हैं वो ले जाएंगे ताकि उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। ये साजिश एक तो कुदरत ने नाकाम बना दी, दूसरा ये कि इन्होंने जो साजिश तैयार की थी वो तो रात के अंधेरे में साजिश तैयार की थी, लेकिन अगलों ने पार्लियामेंट की ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिन की रोशनी में, दिन दिहाड़े चौक में रख के इनकी मंजी ठोक दी है। अब इंशाअल्लाह जो मुझे लग रहा है 4 कवानीन जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर हुए हैं। इन कवानीन की मंजूरी के बाद जो काम है वो कहते हैं ना काम शुद्ध हो गया। ये आज से यानी 5 नवंबर से बहुत सारे मामला जो है, जो सिस्टम जो है ये स्मूथली चलता हुआ आपको नजर आएगा और इन कवानीन के बड़े दूर रस नताइज होंगे। अभी तो बुशरा बेगम के रोने की खबर आई है ना, आइंदा चंद दिन में आप इमरान खान के रोने की खबरें भी सुनेंगे। ये 4 कवानीन में तरामीम के बिल पेश किए गए थे पार्लियामेंट में, जिनकी मंजूरी हो गई है। पहले कौमी असम्बली में पेश किए गए, फिर सेनेट में पेश किए गए। अब सेनेट की मंजूरी के बाद किसी वक्त भी इनका गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद। सदर मुमलिकत इस वक्त दुबई में है। कायम जो सदर है हमारे यूसुफ ज़ई गिलानी साहब, उनकी मंजूरी के बाद इनका गजट नोटिफिकेशन किसी वक्त भी जारी हो सकता है। ये 4 कवानीन क्या हैं और इनके असरात क्या होंगे? एक तो ये है कि जो हमारा आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम की गई, ना सिर्फ आर्मी एक्ट बल्कि जो एयरफोर्स का एक्ट है और जो नेवी का ऑर्डिनेंस है, इनमें तरमीम कर दी गई। और जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, उनकी रिटायरमेंट का जो टेन्योर था पहले 3 साल था वो 5 साल कर दिया गया है। और ये कवानीन जो है या तरमीम है फौरी तौर पर नाफिज अमल होंगी। यानी हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब 2027 तक, नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। इसी तरह जो दूसरी 2 हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, नेवी और एयरफोर्स, उनके जो सरबराहान हैं वो भी 5 साल तक इस ओहदे पे कायम रहेंगे। और फिर जो हमारी कमेटी है उसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद साहब, वो भी 5 साल तक इस ओहदे पे बरकरार रहेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो तरमीम की गई है उसमें इस चीज को खत्म नहीं किया गया कि इनकी एक्सटेंशन जो थी, ये पहले ये था ना कानून कि जनाब एक्सटेंशन भी हो सकती है, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। जब जनरल बाजवा वाला चक्कर पड़ा था तो उस वक्त ये तरमीम की गई थी। मंसूर अली शाह साहब ने वो जजमेंट लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दी थी कि जनाब 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट आर्मी चीफ के ओहदे में तस्वीर से मुतल्लिक कानून साजी करे। और 6 माह तक कानून नहीं था उस वक्त कोई भी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं ये आर्मी चीफ रहेंगे। और इस दौरान फिर पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया बिल, और उसमें जो बात की गई थी उसमें ये लिखा गया था रिटायरमेंट की उम्रें भी मुकर्रर कर दी गई थी। आर्मी चीफ का जो टेन्योर था, ओहदे की मियाद जो थी वो 3 साल मुकर्रर की गई थी, लेकिन साथ ही ये लिखा गया था कि उसकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 64 साल होगी। दोनों में से जो पहले आ जाएगा उस तारीख को वो आर्मी चीफ जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 3 साल पहले हो गए तो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, चाहे 64 साल उम्र हुई हो या ना हुई हो। अगर 64 साल उम्र हो गई है, चाहे उनको ओहदा संभाले अभी 2 साल हो गए हैं, तो वो अपने ओहदे से रिटायर तस्वर किए जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें यह है कि 3 साल की बजाय जो उसका टेन्योर होगा वो 5 साल के लिए होगा। उसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है, यानी 5 साल बाद मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है आसिम मुनीर साहब को और मुसल्लह अफवाज के दीगर सरबराहों को, और वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रिटायरमेंट वाली उम्र वाली शिक थी उसमें भी तरमीम कर दी गई है कि जनाब वो 64 साल वाली जो रिटायरमेंट वाला मामला है ना, वो उसका इतलाक नहीं होगा, चाहे ये 64 साल के हो जाएं मौजूदा टेन्योर में 5 साल में, या फिर अगर इनको एक्सटेंशन मिलती है या रीअपॉइंट होते हैं तब भी
وہ 64 साल वाली जो शर्त है उसका इतलाक नहीं होगा। आर्मी चीफ पे जो भी जर्नैल होंगे, जो मसल्ह अफवाज के सरबराह होंगे या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, वो जनाब 5 साल अपना पूरा करेंगे। रिटायरमेंट की उम्र कोई नहीं है। अब इसमें बड़ा शोर मच रहा है जनाब, देखें जो उनका हक जो है वो नीचे वाले जो हैं, वो जो इनके उमर अयूब साहब हैं वो फरमा रहे थे, बड़ा अंदर रौला शोला डाला है इन्होंने, दंगा मुश्ती भी हुई है, धक्के धुक्के भी दिए एक दूसरे को, तो अब बड़ा एहतजाज किया ना अपोजिशन वालों ने। तो वो कह रहे थे जनाब देखें वो बाकियों की जो हक तलफी होगी, भाई साहब जब बाजवा की एक्सटेंशन कर रहे थे आप, उस वक्त हक तलफी नहीं हो रही थी। और फिर जो आपके दादा हजूर अयूब खान साहब खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दिया करते थे और बाद में खुद ही वो फील्ड मार्शल बन गए थे, तो उस वक्त किसी के हक तलफी नहीं की थी उन्होंने। बहरहाल इस हवाले से दो आरा सामने आई हैं। एक राय तो वही है जो उमर अयूब साहब ने बयान की है, और दूसरी तरफ जो है इसको जो मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस बात का वाज़े इम्कान मौजूद है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं ये 5 साल बाद रिटायर होकर घर चले जाएंगे। इससे पहले भी ये किसी ने मुझे बताया था और मैंने इस पर व्लॉग भी किया था कि हाफिज साहब जो हैं वो शायद एक्सटेंशन ना लें, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली। वो साहब जो थे उन्होंने जिन्होंने कहा था एक्सटेंशन ले, मैंने कहा फिर क्या होगा, ये तो 5-6 साल कम से कम रहेंगे, 6 साल। तो उन्होंने कहा जनाब वो कानून में कोई तरमीम शरीम आ जाएगी, ये कानून में तरमीम आ गई है। अब ख्याल ये है कि 6 साल की बजाय ये 5 साल तक, और वैसे भी अगर 5 साल एक बंदा आर्मी चीफ रहता है तो फिर मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात लगती है। और फिर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना होता है, जैसा कि अगले साल नवंबर में होना था अगर ये कानून में तरमीम ना आ जाती, तो उससे पहले ही मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, लॉबिंग शुरू हो जाती है, हुकूमत में ख़ास किस्म का प्रेशर आ जाता है, वो प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा और एक्सटेंशन वाला जो प्रेशर आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर लग ये रहा है। तो इनका जो प्लान था वो था फैज़ अमीर साहब को लाने का, और इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी। जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है ये आर्मी चीफ ना बन सके, इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, फिर वजीराबाद में इनको गोलियां लगी लेकिन बाज नहीं आए, जख्मी हालत में ही ये पहुंच गए थे जनाब लॉन्ग मार्च एंड उन दिनों में जब आर्मी चीफ का जो तकर्रर है वो होने वाला था। और फिर एहसान चलाया इन्होंने आरिफ अलवी के साथ मिलकर। आरिफ अलवी साहब स्पेशल तैयारा लेकर जनाब लाहौर पहुंचे, फिर ज़मान पार्क गए और फिर कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी दे दी इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की। लेकिन जो गिरें पड़ जाती हैं वो ऐसे नहीं खुलती। वो जो अगले बैठे हुए हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, नादान नहीं है, उनको पता होता है कि जनाब किस लिए ये सारी हरकतें कर रहे थे इमरान खान साहब। फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का ना सिर्फ इनका प्लान जो है वो नाकाम हुआ, बल्कि इन दिनों वो कोर्ट मार्शल का सामना भी कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये अभी तो बुशरा बेगम की चीखें जो हैं वो आप सुन रहे हैं, रोना पिटना, आप आइंदा चंद दिनों में इमरान खान का रोना पिटना जो है वो भी देखेंगे। अब बुशरा बेगम साहबा जो हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा है, वो जो तोशा खाना की जाली रसीदें बनाई थी ना फ्रॉड का, वो एक मुकदमा दर्ज है थाना कोसार में। वो 1.5 साल पहले वो मुकदमा दर्ज हुआ था जनाब, जाली रसीदें वगैरह बना के ये तोशा खाने में देती रही हैं, जो तहफ़ वगैरह लेती रही हैं। तो उसमें जमानत का केस लगा हुआ था अफजल मुजोक्का साहब, मोहम्मद अफजल मुजोक्का साहब जो हैं एडिशनल सेशन जज उनकी अदालत में। तो वहाँ इनके वकील ने दलाइल वगैरह दिए, तो ज़ारा मेरिट्स पे और वाक़यात और कानून की रोशनी में उन्होंने जो कहना था कहा। तो उसके बाद देखें इनका टोपी ड्रामा, देखें ये खतून टोपी ड्रामा करने की माहिर है। अच्छा, या तो आपने जो बात की है जज साहब के सामने जाके ये पहले कह देती, अपने वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए और जज साहब ने जो इनकी जमानत का केस था उस पर फैसला महफूज कर लिया। उसके बाद जाके जनाब ये रोस्टम पे जाके जनाब खड़ी होती हैं, वो फरमाती हैं कि जनाब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो हैं वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। मैं और खान साहब यानी इमरान खान साहब 9 माह से नाइंसाफी भुगत रहे हैं, 9 माह से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और फिर जज को कह रही हैं कि आप हल्फ दें, कसम उठाएं कि जनाब आप इंसाफ करेंगे, या फिर मैं कसम उठाती हूँ कि हम बेगुनाह हैं। भाई मेरे जो सबूत हैं उनकी रोशनी में ये कोई कानून है ही नहीं कि जनाब कोई मुल्ज़म या मुद्दई हल्फ उठा दे और उसकी बुनियाद पे फैसला हो जाए। ऐसा नहीं होता, वहाँ शहादतों की बुनियाद पे फैसला होना होता है। और फिर वो कह रही है पूरे मुल्क में नाइंसाफी हो रही है और मैं इंसाफ की उम्मीद लेके अदालत में नहीं आऊँ,
भाई वकील से पहले कहनी थी ना ये बात, जब फैसला महफूज हो गया उसके बाद आप जो कह रही है, ये जज को प्रेशराइज कर रही है जो बीबी है, जो मैंने कहा टोपी ड्रामे की बड़ी माहिर है। तो उन्होंने कहा जनाब मेरा कंबल और मेरा अबाया मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, अगर आपने जेल भेजना है तो भेज दे, मैं जेल चली जाती हूँ। अच्छा, फिर एक और बात की कि हमारे वकला समेत वो कहते हैं सारे वकील जो है ना ये टाइम ज़ाया करते हैं। जो जेल में बैठा हुआ है क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान है, वो देसी मुर्गे फाड़ रहा है, देसी बकरे देसी घी में कोई पकवान खा रहा है, लेकिन जो उसने किया हुआ है, जो उसके ऊपर इल्जामात हैं, वो तो भुगतने हैं ना, उनका सामना तो करना है ना। बहरहाल ये बीबी जो इस दौरान बात करते हैं रो पड़ी। ये रोने की जो खबरें हैं ये सारे टीवी चैनल ने चलाई हैं, तो ये आवाज भर आ गई और आप दीदा हो गई और फिर ये बातें शातें की इन्होंने कि मैं जा रही हूँ और आइंदा मैं आपकी अदालत में कभी नहीं आऊँ, अब आइंदा आने की जरूरत ही नहीं है। वो जो आपकी जमानत की दरखास्त है उसका तो फैसला हो जाना है। या तो ये ना इब्तदाई तौर पे इब्तदाई दिनों में आप कहती कि जनाब नहीं मैंने नहीं आना, आपने मेरी दरखास्त खारिज करनी है तो कर दें, मैं इंसाफ की उम्मीद लेके नहीं है। अब ये तो रो पड़ी है ना। तो इमरान खान के हवाले से ना वो डट के खड़ा है, कप्तान इस तरह की बातें शातें आप सुनते रहते हैं। तो अब इमरान खान के हवाले से ये जो कवानीन पास हुए हैं ना, उसके बाद मैंने ये अर्ज किया है कि जो सिस्टम है ये स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है किसी न किसी जगह पे रुकी हुई थी वो अब रूटीन में आ जाएंगी, मामूल पर आ जाएंगी। और जब वो चीजें मामूल पे आएंगी तो आप देखेंगे जो खान साहब हैं ये आइंदा चंद दिनों में, ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये भाई साहब जो हैं ये अडियाला जेल से इनको निकाल लिया जाएगा और वहां रखा जाएगा जहां फयाज हमीद साहब हैं। इनको भी पता है इस बात का, बड़े मौके दिए गए इनको, बड़ी रायतें दी गई, लेकिन इन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया और अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की। और अब जो दूसरे 3 कवानीन हैं जो कौमी असम्बली से और सेनेट से पास हुए हैं और जिनका जल्द नोटिफिकेशन जो है, गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने वाला है, उसमें एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो तादाद है ना उसमें इजाफा कर दिया गया है। ये कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि जो कानून के जरिए जजों की तादाद का तयन किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो था 1997 पहली मरतबा उसमें ये जजों की तादाद जो है पहले सदर करता होता था, जब तक कानून नहीं बनेगा सदर करेगा। अब कानून बना 1997 में, वो सजाद अली शाह के साथ जब फड्डा हो गया था इनका नून लीग वालों का जजों की तादाद के हवाले से भी, नवाज शरीफ की हुकूमत फड्डा हो गया था, फिर इन्होंने एक्ट के जरिए 17 तादाद कर दी, 16+1 यानी 16 जज और 1 चीफ जस्टिस। तो अब उसमें तरमीम कर दी गई है और तादाद जो है जजों की वो दुगना कर दी गई है। अब 33 जज और 1 चीफ जस्टिस यानी टोटल तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो 34 होगी। ये बिल पेश किया आजम तारड़ जो हमारे वजीर कानून है, उन्होंने कहा हमने तादाद जो है ये 34 कर दी है, जो मुकदमात की तादाद को देखते ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद को देखते हुए और आइनी बेंच बनने हैं उनको देखते हुए ये हमने तादाद 34 कर दी। लेकिन ये जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि जनाब कितने जज जो हैं वो फौरी तौर पर रिक्वायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो कहते हैं हो सकता है कि पहले मरले में 6 जज जाएं या 8 जज जाएं। और अब जो मैं कई दिनों से वरीड था आइनी बेंचों के हवाले से, तो कल दोपहर को मुझे एक साहब का फोन आया, बड़े यार वो साहब जो है ना वो जो जुडिशल कमीशन है ना उसके मेंबरान में से है, आप ऐसा कह लें। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने यही बात की, जनाब मैंने तो बड़ी बातें सुनी है कि वहाँ जो आइनी बेंच है उसकी तश्कील जो है वो मुमकिन ही नहीं है, वो वहाँ पड्डा हो जाना है, 6-6 से वो जो है वो हो जाने डिवाइड। उनकी बात से मुझे बड़ा हौसला मिला। उन्होंने कहा जनाब नहीं बड़ी कोशिशें हुई हैं कि जी तादाद जो बराबर हो जाए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सका। और वो कहते हैं जनाब उन्होंने पूरे एतमाद के साथ ये बात की कि जनाब पहले मरहले में जो है ये 7-5 के साथ एक फैसला होगा कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, और उसके बाद वो कहते हैं जनाब एक साहब और जो बेंच के सरबराह हैं वो शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी फैसले होंगे जजों की तादाद के हवाले से, बाकी नामजदगियां जो आइनी बेंच में हैं उस हवाले से, वो कहते हैं जनाब 8-5 के साथ वो फैसले होंगे। यानी 5 कौन होंगे? 5 होंगे जनाब याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस, मंसूर अली साहब, मुनीब अख्तर और 2 अरकान जो हैं जिनका पीटीआई के साथ तल्लक है।
ایک سینٹر شبلی فراز صاحب اور دوسرے عمر ایوب صاحب۔ باقی تمام جو وہ کہتے ہیں ان کے بقول جوڈیشل کمیشن کے باقی تمام ارکان جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے، اور یہ 5 جو ہیں یہ ایک طرف ہوں گے، اور بعد میں ایک اور جج کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی وہ 8 ہو جائیں گے اور یہ 5 ہی رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی بینچ بن جاتے ہیں تو پھر یہ آئینی ترمیم 26 آئینی ترمیم بھی بچ گئی۔ تو میں نے یہ کہا جناب پھر تو بچ گئی 26 آئینی ترمیم۔ انہوں نے کہا جناب 26 آئینی ترمیم جنہوں نے کی ہے وہ اس لیے کی تھی کہ جناب وہاں کوئی ایسا پھڈا پڑ جائے اور سپریم کورٹ سے یہ کالعدم ہو جائے یا معطل ہو جائے۔ ان کا نہیں، آج یعنی 5 نومبر کو یہ کام جو ہے یہ کہتے ہیں ٹینٹنا مک جائے گا، آئینی بینچ بن جائیں گے۔ اور دوسری یہ جو تعداد میں اضافہ کیا اس کے ذمہ دار بھی تو خود جج ہی ہے نا۔ میں بڑی دیر سے امریکہ کی اس حوالے سے مثال دیتا آ رہا ہوں، کوٹ پیکنگ پلان والا، کہ 1930 کی دہائی میں وہاں کے جو عدلیہ تھی 9 جج جو تھے انہوں نے نہیں ڈالی ہوئی تھی، حکومت کو چلنے نہیں دے رہے تھے، جو بھی قانون بناتے تھے جو بھی پالیسی بناتی تھی حکومت اس کو جناب آئین سے متصادم قرار دے کے قلعدم کر دیتے تھے۔ تو پھر روز ویلٹ صاحب جو عدالتی اصلاحات کے نام سے ایک بل لے آئے، انہوں نے کہا جناب یہ ہم جو اپنی مرضی کے ججوں کے ساتھ ان کو تو نکال نہیں سکتے، اپنی مرضی کے ساتھ ججوں کے ساتھ نے اس کو بھر دینا ہے تاکہ یہ 9 جج جو من مانیاں کر رہے ہیں ان کی من مانیاں ختم ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جو ججز ہیں وہ ہماری عدلیہ کی طرح ضدی تھوڑا تھے، وہ سمجھدار قسم کے لوگ تھے۔ اس کے بعد وہ 9 جج جو سنبھل گئے۔ اس کے بعد جو معاملہ عدالت میں آیا تو انہوں نے پھر میرٹس پہ اس کو دیکھا اور پھر قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو حکومت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ تو اس پہ پھر وہ جو روز ویلٹ والا بل تھا کوٹ پیکنگ پلان جس کو کہتے تھے وہ پھر انہوں نے پیش نہیں کیا، وہ یعنی وہ مؤخر ہو گیا یا منسوخ ہو گیا۔ تو اس پہ اس وقت کے بڑے مشہور مذاہن کار تھے کیل ٹنی، انہوں نے اس پہ ایک فکرہ کسا تھا، طنز کیا تھا انہوں نے کہ دی سوئچ ان ٹائم دیٹ سیوڈ 9، کہ بھائی بر وقت پلٹا کھا کے 9 جڑے نے بچ گئے نے۔ تو یہ تو بر وقت پلٹا بھی نہیں کھاتے، ضد بنائی ہوئی انہوں نے، جو 10 سالہ پلان تھا، جو سازش تھی، ابھی تک اس پہ عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ جو موسم ہے یا وہ دوبارہ دور جو ہے وہ کسی طریقے سے واپس آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا۔ اور دوسرا جو ترمیم کی گئی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 9 تھی، اس وقت 8 جج جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی تعداد جو بڑھا کے جو ہے وہ 12 کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں بھی 3 نئے جج جائیں گے۔ اچھا، اب جو 8 جج ہیں ان میں سے 6 تو وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا کہ جناب ISI جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے ہمارے معاملات میں، اور اس پہ پھر یہ مارچ 2024 کی بات ہے، اس پہ پھر فل کورٹ ہوئی، پھر وزیر اعظم ملنے گئے قاضی فائز عیسیٰ سے، بہرحال پھر جناب یہ شور مچ گیا جناب اس پہ سو موٹو لے، تو پھر قاضی صاحب نے اس پہ از خود نوٹس لیا تھا، 7 رکنی بینچ بنا تھا، کوئی نوٹس ہوئے تھے، تو وہاں اطہر ولی اللہ صاحب جو ہے نا اس بینچ میں شامل تھے۔ انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی آبزرویشن دی تھی، انہوں نے کہا تھا جناب یہ جو ہے نا کہ بارے ثبوت جو ہے جناب یہ انتظامیہ کے اوپر ہے، حالانکہ الزام لگانے والا جو ہے پوری دنیا میں جو قوانین رائج ہیں ان کے مطابق جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے جناب میں نے درست الزام لگایا۔ اور اطہر ولی اللہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ انتظامیہ ثابت کرے کہ جناب ہمارے اوپر جو الزامات ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جج صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی یہ پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا جناب، فیصلہ دے دیا کہ جناب ججوں کی بات ٹھیک ہے، اب انتظامیہ جو ہے وہ ثابت کرے کہ جناب ہمارے اوپر الزامات جھوٹے ہیں، ہم بے گناہ ہیں، معصوم ہیں۔ اب یہ جو تھا نا اطہر ولی اللہ والا معاملہ، یہ معاملہ جو ہے جب سپریم کورٹ پریکٹیکل پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم آ گئی ہوئی اور آئینی بینچ بھی آج جو ہے وہ بن رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو اطہر ولی اللہ صاحب جو ہے نا یہ ایسی آبزرویشن دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ کیسے نہیں رہیں گے کہ سو موٹو لیا گیا تھا آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اوریجنل جیوڈکشن میں، اب وہ جو کیس ہیں وہ آئینی بینچ میں چلے جائیں گے، 184 سب آرٹیکل 3 کے تمام مقدمات، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے خلاف جو اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی پینڈنگ پڑے ہو کیس، جو اپیلیں ہیں 184 سب آرٹیکل 3 کے مقدمات کے فیصلوں کے خلاف، وہ اپیلیں بھی ادھر منتقل ہو جائیں گی آئینی بینچ کو۔ باقی آئینی بینچ کے دیگر جو اختیار آئین کی تشریح وغیرہ صدر کی طرف سے کوئی ریفرنس آتا ہے، اور ایک بات اور اس میں کی گئی کہ یہ جو آئینی بینچ کے لوگ ہوں گے، ججز ہوں گے، یہ سپریم کورٹ کے دیگر جو مقدمات ہیں ان کی بھی سماعت جو ہے یہ کر سکیں گے۔ اور
پھر یہ وہ وہاں بھی جو اسلام آباد ہے وہاں بھی یہ ایشو بنا ہوا ہے. وہاں جناب جو ججز ہیں 8 کام کر رہے ہیں. عامر فاروق صاحب کو تو انہوں نے تقریباً اکیلا کیا ہوا ہے. کبھی کبھی گل حسن اورنگزیب صاحب ان کے ساتھ. باقی جو 6 ہیں وہ تو جناب اسی وہ خط لکھنے والے وہ تو اسی ڈگر پہ چلی جا رہے ہیں, نہیں رک رہے. تو وہاں بھی اب جب نئے جج جا جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. 9 سے 12 ہو جائیں گے. اور دوسری جو بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ فوری طور پہ ظاہر نافذ ہو جائے گا جب اس کا. تو منیب اختر صاحب جو ہیں وہ تو فوری طور پہ, جن کو بڑے چاؤ کے ساتھ منصور علی شاہ کی سفارش پہ یحییٰ افریدی صاحب نے دوبارہ کمیٹی میں شامل کیا تھا, وہ فوری طور پہ کمیٹی سے نکل جائیں گے. آئینی بینچ بنے یا نہ بنے وہ گئے, کیونکہ جو یہ ایکٹ ہے نا اس میں جو لکھا ہوا ہے جو منظور ہوا ہے اس میں ترمیم جو منظور ہوئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جب اس میں آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اب وہ اس کمیٹی میں شامل ہوگا. سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی 3 جو جج ہیں جو فیصلے کرتے ہیں بینچوں کی تشکیل کے ادھر ادھر کے مقدمات کے, کہ جناب یہ آئینی معاملہ ہے, غیر آئینی معاملہ ہے, اپیل ہے, کیا جو بھی بینچ بننا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب جب تک وہ بینچ میں چیف جسٹس اور سینئر ترین جج جو ہے نا یعنی کہ یحییٰ افریدی اور منصور علی شاہ صاحب وہ تو ہوں گے, لیکن منیب اختر صاحب الگ ہو جائیں گے. وہ فوری طور پہ صرف 2 جج رہ جائیں گے. جب وہ آ جائیں گے آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں تو پھر وہ شامل ہو جائیں گے. جب تک وہ نہیں آتے منیب اختر صاحب نہیں بیٹھ سکتے. یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں گئی ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں تو ان درخواستوں کی سماعت بھی آئینی بینچ نے کرنی ہے. اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے جناب جو 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست تھی اس میں نوٹس وغیرہ جاری کیے تھے, باقاعدہ درخواست جو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی تھی. تو وہاں وہ جو سندھ ہائی کورٹ کارروائی کر رہی تھی وہ کارروائی بھی اب رک گئی ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر کوئی صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کر لے کہ وہاں آئینی بینچ بنیں گے تو وہ قرارداد جو ہے سندھ اسمبلی نے منظور کر لی ہے. یعنی اب سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنے گا جو اس درخواست کی سماعت کرے گا. وہ جو پہلے والی ہائی کورٹ ہے وہ سماعت نہیں کر سکے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور ہاں چیف آف آرمی اسٹاف اور مسلح افواج کے دیگر سربراہوں کے عہدے کی میعاد جو 3 سے 5 سال کر دی گئی ہے, اگر اس سے کسی کو کی تکلیف ہے تو وہ اسے اگر چیلنج کرے گا تو اس درخواست کی سماعت کون کرے گا؟ یہی آئینی بینچ کرے گا. اور میں نے عرض کیا کہ آج سے یعنی 5 نومبر سے کام جو ہے یہ شدھ ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا, سموتھ ہو جائے گا. اور جو بینچ ہوگا آئینی بینچ اس کے سربراہ جو میری اطلاع کے مطابق امین الدین خان صاحب ہوں گے. اور پہلے جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا تو وہ 7-5 کے ساتھ وہ فیصلہ جو آئے گا ابتدائی فیصلہ. اور اس کے بعد اس میں جو دوسرے صاحب ہوں گے آئینی بینچ کے وہ ہوں گے جمال خان بندوخیل صاحب, اور وہ بھی پھر جوڈیشل کمیشن میں آ جائیں گے. اور دوسرے مرحلے پہ جو فیصلے ہوں گے وہ 5-8 سے ہوں گے. وہ 5 ہی رہیں گے, یہ 8 ہو جائیں گے. یہ میری اطلاع ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.